फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। चाय पीते हो तो क्या आपको कहीं पे दिख रहा है कि अच्छा अब मुझे इलायची का टेस्ट आएगा, अब मुझे शुगर फील होगी, अब मुझे चाय की पत्ती का टेस्ट आएगा? नहीं ना, इट्स जस्ट अ होमोजेनियस मिक्सचर। नूर जो पूजा के टाइम पे यूज होता है नाइट्रोजन गैस में जब वो डिसॉल्व है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। सोचो मरकरी मेटल तो अगर थर्मामीटर टूट जाए तो काफी हार्मफुल है, टच नहीं करने देते घर वाले, तो फिर जब दांतों में यूज करते थे फिर नहीं हार्मफुल हो। तो अगर जब केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो ना, तो केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ में यूज करो ताकि आपको पता चले कि कैसे वो चीजें इफेक्ट कर रही हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, आपकी केमिस्ट्री टीचर, एंड मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट सेशन में, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड जेई मेरी इजी चैनल पे जो भी केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी फॉर क्लास 12th वो मैं लेने वाली हूँ। तो आपकी जर्नी आज से मेरे साथ शुरू हो रही है, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस। ओके, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड पूरी क्लास हमारी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि 12th क्लास में जो भी चैप्टर होगा हम उसको इस वे में स्टडी करने जा रहे हैं कि वो चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए, देन देखेंगे उनको क्रैम करना है या नहीं करना है, ठीक है। बट ये चैप्टर बहुत ईजी है, इम्पॉर्टेंट भी है, एंड समझने के लिए कि ये चैप्टर जेई के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं पूरे इस चैप्टर में कवर हो जाते हैं, ठीक है। और आपको फोकस करना है लॉजिक समझने पे, एंड फिर उनसे कैसे हम रिलेट कर पाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होंगे एंड कैसे क्वेश्चंस आते हैं जेई के क्वेश्चन पेपर में। वी विल डू ऑल दीज थिंग्स, बट आज हम पहले थ्योरी एंड बेसिक स्टडी करेंगे। एंड उनमें कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, दीज आर द थिंग्स विच आर वी गोइंग टू कवर इन आवर टुडेज लेक्चर। पहले इंट्रोडक्शन पता तो होना चाहिए कि क्या है चैप्टर, पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं। अगर ये गेम खेलने वाले हैं तो गेम एक्चुअल में है किस चीज़ के बारे में। उसके बाद सोल्यूशन की टाइप्स क्या है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, है ना। एंड ये दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिनको आप डेली लाइफ से रिलेट करोगे, एंड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आपको आंसर बताना है उसका, ठीक है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इन सब में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देने वाली हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये स्टार्ट करने से पहले जो भी थ्योरी मेरी बैक पे लिखी है अभी, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने आपको किचन में जाना है, आपको क्या करना है, शुगर को मिक्स करना है पानी में। करते हो, कर सकते हो ना, एक चम्मच ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। साथ में एक सॉल्ट लेना है, सॉल्ट को पानी में डालना है। और अगर घर के बाहर गार्डन है या थोड़ी बहुत कहीं मिट्टी पड़ी है, ट्राई टू ऐड दैट इनटू वाटर एंड उसको नोटिस करना है। कैन यू डू दैट? तीनों को। अच्छा नहीं कर पा रहे, बहुत लेजी हो, बेड पे बैठे हो कि मैम अभी तो पढ़ने बैठे हैं, ये सब काम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट इमेजिन दोज थिंग्स। ओके, इमेजिन करो कि क्या जो सॉल्ट है मैंने जब उसे पानी में डाला, क्या वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो गया? बहुत जल्दी हो जाता है, सबसे ईजीली सॉल्ट डिज़ोल्व होगा। इसके बाद मैंने शुगर भी डाली है एंड मैंने थोड़ी सी सैंड भी डाल दी है, तो क्या सैंड डिज़ोल्व होगी पानी में, या शुगर जो है वो पानी में डिज़ोल्व होने वाली है? ऑब्वियसली वो होगी ना, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा। सॉल्ट को सबसे कम टाइम लगेगा, ऐसे सेकंड्स में घुलेगा। शुगर को थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आप कई बार आप क्या बनाते हो, नींबू पानी, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं तो बहुत लोग पीते हैं, लेमनेड पीते हैं, तो उसमें आप शुगर डालते हो तो उसको टाइम लगता है। सॉल्ट जो है वो कंपैरेटिवली ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है ना। तो ये क्या है, अच्छा ये नीचे कुछ लोग तो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हो, टैंग पी लेते हो, गर्मियों में तो हमारे पास बहुत सारी ड्रिंक्स हैं टू एंजॉय। तो जैसे ये कोक है, तो क्या ये सोल्यूशन है? अच्छा ये तो कुछ है ना, ठीक है, इसकी भी बात करते हैं। तो क्या लगता है कि इसको हमें इस चैप्टर में स्टडी करना चाहिए? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू दैट। तो ये सोल्यूशन कैसे है ये हम सीखने वाले हैं। आज की क्लास के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक भी सोल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस एक्चुअल में होते क्या हैं? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। तो अगर मैंने सॉल्ट मिक्स करा पानी में, ओके, इफ आई मिक्स सॉल्ट इन वाटर, तो कितने कंपोनेंट है? सॉल्ट है, एक पानी है, सॉल्ट है और पानी है, तो 2 ही कंपोनेंट है, बट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने शिकंजवी बनाना शुरू कर दिया, आपने नींबू पानी बनाया है, तो उसमें तो आपने शुगर भी डाल दी, साथ में आपने लेमन भी डाल दिया, तो कितनी चीज़ें होगी? ज़्यादा होगी। बट जब आपको नींबू पानी बन जाता है, आपने उसको छन्नी से छन भी लिया,
अब वो तो एक प्योर ग्लास है जिसमें एक आपको धुंधला सा सोल्यूशन दिखता है, तो क्या उसमें आपको कहीं पे दिख रहा है कि कहाँ पर सॉल्ट है, कहाँ पर शुगर है या कहाँ पर लेमन है? नहीं ना, यू जस्ट गेट द टेस्ट, है ना। तो इसीलिए वो सोल्यूशन है। ऐसे ही अज्यूम करो सबसे फेवरेट कॉम्बो पिज़्ज़ा विद कोक। अब पिज़्ज़ा भी क्या है, मिक्सचर है, वेजीज वाला पिज़्ज़ा अज्यूम कर लो, कोई भी टॉपिंग ले लो, पाइनएप्पल भी ले सकते हो। तो इतनी सारी टॉपिंग्स होने के बाद आप देख सकते हो ना कि कहाँ पर कौन सी वेजिटेबल है, नीचे एक ब्रेड की लेयर है, उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ है या ज़्यादा चीज़ है, उसके ऊपर वेजीज है, यू कैन काउंट दैट। बट अगर मैं बात करूं चाय की, कोल्ड ड्रिंक की बात पे भी आते हैं, मैं जस्ट होल्ड कर रही हूँ थोड़ी सी एक्साइटमेंट कि कोल्ड ड्रिंक कैसे सोल्यूशन है, ठीक है, और मुझे ये समझाने में बड़ा मज़ा आता है। और अभी चाय की बात करते हैं। चाय तो सब पीते हो, मेरी हर क्लास में चाय आ जाती है ना, अगर आपने 11th के लेक्चर्स देखे हो। तो चाय क्या है, चाय में भी तो चीज़ें मिक्स हैं। कैसे बनती है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी चाय बनानी आती होगी, है ना। तो चाय में आप क्या डालते हो, अदरक तो मेन चीज़ डालते हो अगर टेस्टी बनानी है तो, अदरक है, इलायची डाल दी, या आपने वहाँ पर शुगर, सबसे कॉमन चीज़, चाय की पत्ती डाली है, दूध डाला है, पानी डाला है। तो जब चाय पीते हो तो क्या आपको कहीं पे दिख रहा है कि अच्छा अब मुझे इलायची का टेस्ट आएगा, अब मुझे शुगर फील होगी, अब मुझे चाय की पत्ती का टेस्ट आएगा? नहीं ना, इट्स जस्ट अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो वो भी एक क्या है, सोल्यूशन। ओके, तो वो भी मेरे पास क्या है, एक सोल्यूशन है। बट पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स मुझे दिख रही हैं तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी याद रखनी है आपको, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, उसके बाद लेमनेड, राइट। सैंड इन वाटर, नीचे देखना सैंड नीचे बैठ जाती है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है सोल्यूशन से। डन। अब जब मैंने सॉल्ट एंड वाटर का कॉम्बिनेशन लिया, जस्ट सॉल्ट एंड वाटर का, तो क्या मैंने दोनों एक ही क्वांटिटी में लिए? सॉल्ट का तो मैंने एक ही चम्मच डाला, पानी का मैंने पूरा ग्लास ले लिया, राइट। पानी का मैंने पूरा ग्लास ले लिया, शुगर तो मैंने जस्ट एक छोटा सा स्कूप डाला है। तो जब भी सोल्यूशन बनाते हो, एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो एंड एक चीज़ बहुत ही कम क्वांटिटी में लेते हो। तो सोल्यूशन दो चीज़ों का बना होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। हाँ, इस चैप्टर में हम ऐसे ही सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिनमें दो कंपोनेंट रहते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो होगा सोल्यूट, एंड जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। तो अगर मैं बात करूं इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में कौन है, वाटर, तो वाटर क्या है, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। बट अगर मैं बात करूं सॉल्ट की, सॉल्ट तो मैंने बहुत कम लिया, तो वो क्या है, सोल्यूट, लेस। तो इसको याद कैसे रखना है, अभी तो ये पहली बार टर्म सीख रहे हो, अगर ऑलरेडी सीखी भी हुई है 10th एंड 9th क्लास में, वेल एंड गुड, बट फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर याद रखना है, ट्रिक क्या है, सोल्यूट में काउंट करो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, सॉल्वेंट में कितने हैं। सोल्यूट में कम है तो ये कम क्वांटिटी वाला होगा, सॉल्वेंट में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी वाला होगा, ठीक है। सो ऐसे आप इनको डिफ्रेंशिएट करते हो। सो अगर मुझे लिखना हो देन सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सोल्यूशन। तो ये आपने आज की क्लास का पहला पड़ाव पार कर लिया है, जिसमें हमने देख लिया कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। एंड आई डोंट थिंक कि ये इतनी कॉमन सी एग्जांपल देखकर आप भूल सकते हो कि सॉल्यूशंस एक्चुअल में होते क्या हैं एंड इनकी टाइप्स, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। समझ में आ गया? लाइक कर देना अगर समझ में आ गया एंड कमेंट में थम्स अप। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट था। अब आगे आप मुझे बता सकते हो क्या, सोचो, चलो मुझे नहीं बताना, आप सोचो एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस, कैन यू गिव मी? ठीक है, सो वो करना है आपको, बताना है, सोचना है, मैं बता भी दूंगी आगे आने वाली स्लाइड्स में। अब बात आती है सॉल्यूशंस की टाइप्स की। सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? आपने जब सॉल्ट इन वाटर मिक्स करा था, जैसे मैं बात करूं, पहले उस चीज़ की कर लेते हैं। ओके, जैसे मैंने सॉल्ट इन वाटर करा, सबसे पहले मैंने क्या करा, सिर्फ 2 चीज़ें डाली, एक सॉल्ट है, एक मेरे पास वाटर है। तो मेरे पास 2 चीज़ें आई, तो मेरे पास मिक्सचर क्या होगा, बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही अगर मैंने 3 चीज़ें डाली होती, मैंने सॉल्ट भी डाला है, पानी भी डाला है, शुगर भी डाल दी, है ना, 3 चीज़ें हो गई, तो वो टर्नरी। अब मैंने लेमन भी डाल दिया और मैंने लेमनेड बना दिया, तो ये क्या होगा, अब ये क्वाटनरी सोल्यूशन होगा। फिर ऐसे सॉल्यूशंस में सोल्यूट कौन होगा एंड सॉल्वेंट कौन होगा,
तो वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही ये क्या है, दिस इज जस्ट शुगर सिरप, चाशनी बोलते हो है ना, शुगर सिरप है ये। तो ये कैसे बना, शुगर सिरप कैसे बनता है ये तो हम बात करेंगे, इसके भी कैसे बनता है। पता होगा रसगुल्ले खाते हो उसमें डिप करके रखते हैं हम, तो वहाँ पर ये शुगर सिरप कैसे बनता है, पानी डाला है और चीनी डाली है। तो ये कौन सी टाइप है, ये है बाइनरी सोल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट है। ओके, सो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सीन हो जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अगर क्वाटनरी है, 4 कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, आपके 12th क्लास में जो चैप्टर है उसमें बाइनरी सोल्यूशन की बात होगी। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट बाइनरी सोल्यूशन। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात होगी, सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में। तो जब काउंट भी करते हो ना, छोटी फिंगर जो है इसको सोल्यूट काउंट करना है, तो ताकि याद रहे लेस, बड़ी फिंगर से कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। डन। तो ये एक वे है कि कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ले रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल लेते हैं सिंपल अल्कोहल की पानी में। अब आप जाते हो कभी मैरिजेस में, देखते हो इंडिया में तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ना ड्रिंकिंग की, बहुत लोग ड्रिंक करते हैं। तो जब ड्रिंक करते हैं वो पैक बनाते हैं, उसमें उन्होंने अल्कोहल ली, अल्कोहल में पानी डाल दिया। उनको पूरा पता होता है कि कब कितना डालना है पानी कि उनका एक बैलेंस बन जाए, है ना। सो अब जब अल्कोहल मिक्स कर दी पानी में, देखी तो होगी ना मूवीज़ में भी या किसी को ड्रिंक करते हुए, सो तब क्या आपको दिख रहा है कि कहाँ पर अल्कोहल है, कहाँ पर पानी है। एक आपको क्लियर सोल्यूशन दिखता है येलोइश कलर का, है ना। सो दैट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन, बट अब उसमें दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या हैं, दोनों ही लिक्विड हैं। तो उसके बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर करा हुआ है। तो इथेनॉल अल्कोहल ही तो है, तो इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर एग्जाम्पल हो गई, राइट। तो ऐसे 3 कंपोनेंट है। सोल्यूट क्या हो सकता है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी। फिर हम सोल्यूट के साथ सोल्यूशन के में आप सॉल्वेंट भी देखोगे कि सॉल्वेंट कौन सा लिया है, वो भी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड हो सकता है। अब पहला हम केस लेते हैं गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन, अब गैस ही सोल्यूट हो, गैस ही सॉल्वेंट हो, मतलब मिक्स भी गैस में ही करा हो एंड मिक्स भी जिसको करा है वो भी गैस हो। तो कौन सा ऐसा मिक्सचर है, अपने अराउंड देखो, देख नहीं पाओगे बट यू इनहेल इट, यू एक्सहेल इट। आपको पता है नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन की कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, बहुत कम है ना। सो ये गैसेस जो हैं, गैसेस का जो मिक्सचर रहता है, आप क्या बोलते हो हमेशा बचपन से, गैसेस, और एयर इज अ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो जो गैसेस का मिक्सचर है उसे हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। ओके, फिर हम इसको लिखते कहते हैं, नोट कैसे करते हैं, वी राइट इट G/G। जिसका सोल्यूट हो उसको फ्रंट पे, जिसका सॉल्वेंट है उसको बैक पे रखते हैं। डन। सेकेंड एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस। अब ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लोरोफॉर्म क्या होती है, जिसे आपको हैंकीज पे डालकर वो लोगों को बेहोश कर देते हैं, मूवीज़ में देखा है ना, तो वो क्लोरोफॉर्म होती है। तो जब वो नाइट्रोजन गैस के साथ होती है तो नाइट्रोजन गैस एज अ सॉल्वेंट काम करती है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड जो क्लोरोफॉर्म है वो कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो वो एक सोल्यूशन बनाती है लिक्विड इन गैस, L/G टाइप, राइट। अब ये सॉलिड इन गैस तो बहुत कॉमन है, अपने अराउंड बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। पोल्यूटेड सिटी में आप देखना, सुबह जाते हो, शाम को अगर घर वापस आ, जैसे दिल्ली में कभी जाओ, सुबह घर से निकले हो, शाम को घर आना, तो ऐसे रुमाल से ना अपना फेस वाइप करके देखना, यू विल सी कि डस्ट की लेयर बनी रहेगी। तो वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स गैस में मिक्सचर बना चुके हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, इसीलिए आपको वो कहीं दिख नहीं रहे, बहुत छोटे हैं, राइट। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री की एग्जाम्पल हो तो कैम्फर जो होता है, कपूर जो पूजा के टाइम पे यूज होता है, नाइट्रोजन गैस में जब वो डिसॉल्व है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस। तो फर्स्ट पार्ट डन हो गया, जिसमें हमारा सोल्यूट, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड होगा, एंड हमारा जो सॉल्वेंट है दैट विल बी गैस। फर्स्ट पार्ट डन, आई गेस इट इज क्लियर। बहुत ईजी है, क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं वो ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे एंड पूछ लेंगे कि कौन सी टाइप का सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड, गैस।
अब आप सोचो, आप ब्रीथ करते हो, आप सांस लेते हो, है ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, बट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं या क्रोकोडाइल्स हैं या कुछ भी हैं, वो कैसे सांस लेते हैं? क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन घुली होती है। तो पानी तो बहुत ज़्यादा है, ओशन कितने बड़े हैं, और ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा डिजॉल्व नहीं है, तो ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में है, एंड जो पानी है वो क्या है? लिक्विड। सो इसी वजह से ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। गैस एक्ट कर रही है एज अ सोल्यूट। डन। नेक्स्ट, लिक्विड एंड लिक्विड की तो समझा ही दी थी, ये तो कोई नहीं भूलने वाला, ये तो सबको याद रहेगी, है ना। नेक्स्ट, सॉलिड। अरे ये तो बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे आपको एनर्जी चाहिए होती है, कभी आपने ग्लूकोन डी पिया होगा, है ना। सो वैसे ग्लूकोन डी कर लिया, ग्लूकोज डिजॉल्व लिखा है इन्होंने यहाँ पे, मैंने ग्लूकोन डी बोला, बट ग्लूकोज एंड ग्लूकोन डी डिफरेंट है, कंफ्यूज मत करना। अब इसकी जगह पे सॉल्ट इन वाटर लिख दो, शुगर इन वाटर लिख दो, ये दोनों चली जाएंगी, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल चलेंगी यहाँ पर। डन। ये तो काफ़ी इजी था, क्योंकि इससे आप रिलेट कर पाते हो, है ना, जिन चीज़ों का आप रिलेट करते हो वो याद रखने में भी इजी रहती हैं। नेक्स्ट, सॉलिड सोल्यूशन। अब सॉलिड सोल्यूशन कहाँ पर होते हैं? जैसे गैस हमने ली, सॉलिड गैस हमने लिया, गैस को सॉरी हमने क्या लिया? सोल्यूट, एंड सॉलिड क्या है हमारा? सॉल्वेंट। तो ये यूज होते हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में, जो कि अभी रिमूव हो चुका है एनसीईआरटी की बुक से, बट जेईई के सिलेबस में अभी वो है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि करना है कि नहीं। बट उसमें आप किसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे कि एक पता क्या करते हैं, रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट आपको पता है, जैसे मैं कैटलिस्ट हूँ, आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, जेईई में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आईआईटी में जाना है, सो मैं एग्जाम तो नहीं दे रही, बट मैं आपकी हेल्प तो कर रही हूँ ना, एग्जाम आप क्रैक करोगे, मी एंड अदर टीचर्स आर योर कैटलिस्ट। तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट का काम करता है, एक मेटल का सरफेस ले लेते हो, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को डाल देते हो, तो जो मेटल का सरफेस है वो बड़ा है, गैस कम है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। कौन सा? गैस इन सॉलिड। अब नेक्स्ट, लिक्विड ऑन सॉलिड। अब कौन सी मेटल? मरकरी मेटल। मरकरी कौन सी स्टेट में रहता है? इतना कॉमन क्वेश्चन है, इतना कॉमन, जीके के जो भी क्विज होते थे उनमें ये बार बार आता रहता था, है ना। सो ये अब यहाँ पर मरकरी जो है वो है लिक्विड। अब लिक्विड के ऊपर जिंक मेटल डाल दी, तो जब भी मरकरी किसी मेटल के साथ, यहाँ पे जिंक डाल दो या हमने डाल दिया है सोडियम, तो उसे हम कह देते हैं अमलगम। जब भी मरकरी के ऊपर कोई सॉलिड मेटल हम डाल रहे हैं, तो मरकरी क्या है? लिक्विड यहाँ पर, बट सोडियम क्या है? सॉलिड। तो इस एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं? फिर से लिक्विड इन सॉलिड। डन। एंड आपको पता है जो मरकरी मेटल थी, वो जो पहले ब्रेसेस नहीं पहनते, अब तो थोड़ी एडवांस आ गई हैं, पहले एक ब्रेसेस आती थी, अब इनविजिबल वाले भी आ गए हैं, तो जो ब्रेसेस में ना वो यूज़ करते थे, वो मरकरी मेटल को यूज़ करते थे। तो आप सोचो, मरकरी मेटल तो अगर थर्मामीटर टूट जाए तो काफ़ी हार्मफुल है, टच नहीं करने देते घर वाले, तो फिर जब दांतों में यूज़ करते थे फिर नहीं हार्मफुल वो? तो ऐसा क्या कर दिया वहाँ पर कि वो हार्मफुल नहीं रही? तो सोचना इसके बारे में। नेक्स्ट, सॉलिड। भाई ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करा। घर में कितने सोने के गहने हैं भाई? हमारे इंडियन फैमिलीज में ना सोने का एक अलग ही ऑब्सेशन है, गोल्ड का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। मोस्टली आप देखना छोटे बच्चों के बर्थडेज भी होते हैं ना, तो उनको वो गोल्ड की चीज़ें देते हैं। तो मैं सोचती थी कि यार क्या ऑब्सेशन है घर वालों को गोल्ड के साथ, बच्चों को तो काम नहीं आने वाला, वो बच्चों को तो टॉयज़ दो, उनको खेलने की चीज़ें दो, बट जैसे जैसे ग्रो करते हो फिर पता चलता कि यार गोल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। बट जब आप गोल्ड लेने जाते हो, आपने एड्स में भी सुना होगा 24 कैरेट, तो 24 कैरेट का जो गोल्ड है कभी वो किसी ने लिया है? नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट गोल्ड को तो पहन नहीं सकते, वो तो ऐसा सॉफ्ट है काफ़ी ज़्यादा। अब उसमें और मेटल्स मिक्स करी जाती हैं। उसमें मेटल कौन से मिक्स करी जाती है? जैसे कॉपर। अब कॉपर क्या करती है? उसको हार्ड कर देती है। तो जितना आप कॉपर की मात्रा बढ़ाते जाओगे, उसका कैरेट जो है कम होता जाएगा। 23, 22, 18 कैरेट। तो 23 एंड 22 कैरेट के मैंने गहने ज़्यादा सुने हैं। अब आपने देखा होगा लड़कियां ज्वेलरी पहनती हैं, है ना, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती हैं, तो उसमें मोस्टली क्या करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैरेट नीचे ले जाते हैं, बहुत कम नीचे, जैसे 7-8 कैरेट का। तो उसकी वजह से उनके प्राइजेस कम रहते हैं। बट क्या आप देख सकते हो, अब घर पे मम्मी गहने पहनती है, मम्मी ने कानों में पहना है या शादी में हार पहनते हो गले में, तो वो जो सेट होते हैं तो उसमें क्या है, अब क्या आपको देख पा रहे हो कि कहाँ पर कॉपर है, कहाँ पर आपको दिख रहा है गोल्ड है?
नहीं ना, यू कैन नॉट डिटेक्ट। तो ऐसी चीज़ों को फिर हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन ही तो है वो, सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन। और ये एग्जाम्पल सबसे इंटरेस्टिंग है। ओके, अब हमने एक एग्जाम्पल और नहीं करी जो मैं काफ़ी टाइम से रोक कर बैठी हूँ। चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अब आपको सोचना है जो कोल्ड ड्रिंक वाली एग्जाम्पल है वो इनमें से कौन सी टाइप में आने वाली है। कोल्ड ड्रिंक वाली एग्जाम्पल मैं नहीं बताने वाली, वो 5-6 स्लाइड के बाद आएगी। ओके, सो इसके बाद हम वो करने वाले हैं, आई विल एक्सप्लेन। फिर आप लोग मुझे बताओ, अभी भी सोचो कि कोल्ड ड्रिंक कौन सी टाइप में आएगी इनमें से। डन। चलो, मैं कोल्ड ड्रिंक से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हूँ, एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती थी तो मेरे दांत खराब होने लगे थे, तो अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ, बट आई कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट कोल्ड ड्रिंक इन दिस चैप्टर। ओके, अब आती है कंसंट्रेशन की बात। अब कंसंट्रेशन को कैसे समझते हैं, आपने क्या बनाया, आपने एक सोल्यूशन बनाया। मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल जो ली थी, आप एक चम्मच चीनी का लो, एक गिलास पानी में डाल दो, है ना। अब इसमें मैंने गिलास है पानी का, इसमें मैंने डाल दी चीनी। अब मैंने बोला कि अब इसको पी जाओ, इजीली पी लोगे, बट चलो क्यों ही पियोगे शुगर वाला पानी, बट चाहे नींबू डाल दिए थोड़ा सा, बट पी सकते हो ना, एक ही चम्मच डाला है। अब रसगुल्ले बनाते हैं, जब जो रसगुल्ले खाते हो जी, या आप गुलाब जामुन खाते हो, आप देखना वो चाशनी बनाते हैं, शुगर सिरप जो होता है, या कैरेमल बनाते हैं उससे, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, शुगर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उसको मिक्स करते रहते हैं, तो पानी डालते जाते हैं, उसको इवेपोरेट करते जाते हैं, शुगर का काफ़ी थिक सोल्यूशन बना लेते हैं, बहुत थिक सोल्यूशन। अब मैं आपको वो पूछूं कि आपको वो पीना है, एक गिलास तो पी लिया जिसमें 1 चम्मच चीनी थी, अब आप क्या वो शुगर सिरप का चाशनी का पूरा गिलास पी लोगे? 4-5 गुलाब जामुन तो आराम से खा लोगे, बट एक गिलास चाशनी का पी पाओगे? नहीं ना। सो वो क्यों नहीं पी पाओगे? क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन, अब आप क्या बोलोगे मैम वो थिक है, वो ज़्यादा से थिक है, तो थिक एक्चुअल में केमिस्ट्री की टर्म में क्या है, वो हम उसकी कंसंट्रेशन बता रहे हैं। वी आर टेलिंग कि जो सोल्यूशन है अब वो कंसंट्रेटेड है, पहले वो डिल्यूट था। तो इनमें से डिल्यूट कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूट क्या है? लेस। बट हम पानी की टर्म में बात करें तो डिल्यूट में क्या होता है? मोर वाटर। एंड कंसंट्रेटेड में क्या होता है? लेस वाटर। तभी वो काफ़ी ज़्यादा थिक रहता है। तो ये 2 टाइप है जिसे हम क्वालिटेटिव में रखते हैं। बट क्वांटिटेटिव में क्या आते हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि कितनी कंसंट्रेशन है इसकी। हमने बोला आपने एसिड बेस एंड जो चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का क्लास 10th में, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन। उसमें क्वेश्चन आता है कि जो HCl है या कोई भी एसिड है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो फिर आप उनको यूज़ कैसे करते हो लेबॉर्ट्रीज में, है ना। तो वहाँ पर भी आप उनकी कंसंट्रेशन चेंज करते हो। वो कैसे चेंज होंगी? आप ऐसे नहीं मर्जी से पानी डालते गए, तो वो पानी कैसे चेंज होता है, जो आप इन सब जो लिखी हुई हैं ये क्वांटिटीज़, या इनको यूनिट्स बोल दो, इनकी यूनिट्स होंगी, बट ये जो टर्म्स हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, जिनमें हम एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ की भी कंसंट्रेशन, हमें ये सारी करनी है। मोस्टली आपने 11th क्लास में करी हुई है, जिसने नहीं करी है कोई बात नहीं, हम आज कर लेंगे, ठीक है। सो ये 2 टाइप हैं, एक तो क्वालिटेटिव जिसमें हम देख रहे हैं कि हाँ कितना कम कितना ज़्यादा, बट क्वांटिटेटिव में हम एक्चुअली मेजर कर रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। सो 1 by 1 वी आर गोइंग टू डील विद ऑल दीज फॉर्मूलाज के बाद आपका टास्क क्या रहेगा, इनके बेस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट NCERT के क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो। एंड JEE के आप एस्पिरेंट्स हो तो आपका टास्क क्या रहता है, मोस्टली ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आप इस चीज़ को। पहला है हमारे पास मास परसेंटेज वेट बाय वेट। अब ये क्या होता है, आप कभी केमिस्ट की शॉप पे जाओ या आप किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन लेने गए हो, है ना। सो आप कभी उसके बैक साइड पे रीड करते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। अभी मुझे ना जुकाम हो रखा है, मुझे साइनस है, तो मैं जब मेडिसिन लाती हूँ ना, आई जस्ट रीड के ऑन दी बैक साइड क्या लिखा है। एक केमिस्ट ने मुझे दी 4 टैबलेट्स दी, तो मैंने देखा कि अच्छा, उसने बोला ये 4 से ठीक हो जाएगा। उस पर लिखा था जो भी मैंने देखा, रीड करा, केमिकल्स वो नहीं थे उस चीज़ के। फिर मैंने सर्च करा गूगल, दैट वाज अबाउट एलर्जी, तो वो किसी एलर्जी के थे, बट मुझे एलर्जी नहीं थी, सो आई डिडंट कंज्यूम दैम।
तो अगर जब केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो ना, तो केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो ताकि आपको पता चले कि कैसे वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब कभी नोटिस करना, जब आप कंपाउंड्स लाते हो ना, जब आप लेबॉर्ट्रीज में जाओगे, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, किसी अच्छे स्कूल में फिर तो करते होंगे, तो जब एक्सपेरिमेंट्स करते हो ना, उनके पीछे लिखा होता है 10% वेट बाय वेट, Na2CO3 10% वेट बाय वेट, सोडियम कार्बोनेट 10% वेट बाय वेट। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है? हमें कोई कंसेंट्रेशन बताई गई है, किस टर्म में? मास परसेंटेज की फॉर्म में। अब यहाँ पर ये परसेंटेज है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? मास परसेंटेज ऑफ वन कंपोनेंट, कि इस सोडियम कार्बोनेट में सोडियम की मास परसेंटेज कितनी है, ठीक है। वहां पर कितनी है, उस कंपोनेंट का मास कितना है सोडियम का, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। या आपने सोडियम कार्बोनेट का एक सॉल्यूशन बनाया है, ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। मास परसेंटेज आपने शुरू में जब करते हो 11th क्लास में, फिर आप कार्बन, ऑक्सीजन एंड सोडियम की निकालते हो। अब हम सॉल्यूशन की टर्म्स में बात करेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक एग्जांपल है, एक सॉल्यूशन है मेरा, जिसमें मैंने क्या बोला आपको कि मेरे पास सॉल्यूशन है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा? वेट बाय वेट के हिसाब से, वेट बाय वेट के हिसाब से इसका मतलब ये है कि मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज को, टोटल तो मैं 100% से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो टोटल कितना है 10%। परसेंटेज तो आप किस में से निकालते हो? मैंने बोला मेरे मार्क्स आए 80%, तो आपको ऑब्वियसली अंडरस्टूड, आप कर पा रहे हो कि वो 100 में से आए हैं ना, 500 में तो मेरे 80% मैं बोलूँगी नहीं, है ना। यहाँ पर अंडरस्टूड है कि अच्छा 10% ग्लूकोज है। अब यहाँ पर एक चीज़ की गलती करते हो आप लोग, आप क्या ले लेते हो कि अच्छा 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। नहीं, टोटल सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अगर ये 100 है, ग्लूकोज 10 है, तो बाकी का क्या हुआ 90 ग्राम, दैट इज वाटर। अब जैसे यहां पर दिया भी है सॉल्यूशन 10 ग्राम है, 90 ग्राम वाटर है, तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना। तो इसको आप क्या लिखते हो? 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, दे विल बी सेइंग NaOH इज 30% बाय मास। तो आपको पता हो 30 ग्राम NaOH एंड 70% वाटर। ओके, यहाँ पर गलती आप लोग क्या करते हो मैं बताती हूँ। मास ऑफ कंपोनेंट आप लिख लेते हो 10 ग्राम, नीचे टोटल मास लिखा है तो आप लोग टोटल नहीं लिखते, आप क्या करते हो, आप नीचे 90 लिख देते हो। अब आपका 10% आएगा? आपका नहीं आएगा, सॉरी ये कि 0 कटेगी, तो आपका नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या करना होता है, 10% कैसे आता है, नीचे आपको टोटल मास रखना है। वो कितना है, मास ऑफ वन कंपोनेंट ग्लूकोज का 10 ग्राम है, और नीचे कितना है 100 ग्राम टोटल, तो 100 से 100 कैंसिल एंड 10% आपका आंसर आ गया। दिस इज हाउ यू डू। ये सबसे बेसिक है। अब कभी भी कोई ऐसी दवाई लेने जाओ जो सॉलिड फॉर्म में हो, उनकी बैक साइड पे कभी रीड करना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन। अब सिर्फ सॉलिड दवाइयाँ थोड़ी खाते हो, है ना, सॉलिड दवाइयाँ थोड़ी खाते हो। आप क्या करते हो, कफ सिरप पीते हो, है ना, कफ सिरप भी लाते हो, तो उसके पीछे तो डेफिनेटली लिखा होता है। शैम्पूस लाते हो, उसके पीछे भी लिखा होता है सोडियम इथाइलेट 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब अब क्या है, अब इसका मतलब ये है दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, सल्यूट भी एंड सॉल्वेंट भी, तभी आप उनका वेट नहीं ले रहे। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने 90 ग्राम वाटर लिया, बट वाटर भी तो लिक्विड है। आप डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हो मास वाटर का इन ग्राम। वाटर की डेंसिटी तो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल रहती है, इसीलिए हम ये ले लेते हैं। अब मुझे बोल दिया 10% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, मतलब अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है। 10% अल्कोहल का सोल्यूशन है, 10% अल्कोहल का सोल्यूशन इन वाटर। अब इसको रीड करो,
अब इसको रीड करो, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने पहले 10 ml अल्कोहल ली, अब मैंने 90 ml पानी नहीं डाला, अब मैंने इतना पानी डाला कि टोटल वॉल्यूम 100 हो जाए, टोटल वॉल्यूम 100 ml हो जाए। तो मुझे नहीं पता है कि मैंने कितना पानी डाला है, ओके। सो यहाँ पर 90 नहीं बोलेंगे, हमने पानी तब तक डाला जब तक वो 100 नहीं होगी, ओके। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है। बट अब कुछ सोल्यूशन ऐसे भी थे जिसमें हमने सॉल्ट इन वाटर कर दिया, जिसमें हमने शुगर इन वाटर कर दिया, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी, जैसे हमने शुगर सिरप बनाया था। सो वहाँ पर हम लेते हैं मास बाय, यहाँ पे तो वॉल्यूम है, अच्छा इसके एग्जाम्पल भी है, वेट इसके एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल, ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। एंड ये एक फैक्ट है एनसीईआरटी में, 35% जो इथाइलिन ग्लाइकोल का सोल्यूशन है वो यूज़ होता है कार्स में कूलिंग के लिए, ओके। इसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट कहते हैं, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम करता है एंड इंजन को कूल रखता है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। वो पूछ लेते हैं जीके में कि कितना % सोल्यूशन है, 35% V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ओके। अब कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स आती हैं जिसमें हमने सॉल्ट को मिक्स करा पानी में, शुगर को मिक्स करा पानी में, तो वहाँ पर सोल्यूशन बन रहा है। अब जब सोल्यूशन बन रहा है तो वहाँ पर कौन सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन सा डिल्यूट है, उसको मुझे अगर बताना पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इजी, टोटल मास कितना है, टोटल वॉल्यूम कितनी है, सो वो। अब इसमें ना थोड़ी एग्जांपल्स की गलती रहती है, या मैं क्या बताऊं, वेट, इसमें क्या रहता है, हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो मुझे मास सल्यूट का दे रखा है 10 ग्राम, तो मुझे यह दे दिया 10% मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम W लेते हैं। W क्यों लेते हैं इसको, क्योंकि M बार बार यूज होगी किसी और चीज़ के लिए भी। सो अब मुझे 10 ग्राम मास तो दे दिया, बट मुझे वॉल्यूम अगर 100% है और उसका मास निकालना है तो मुझे डेंसिटी हमेशा वो प्रोवाइड करेंगे, एंड मुझे वॉल्यूम 100 पता है टोटल वॉल्यूम, तो फिर मुझे M निकालना पड़ेगा इनको मल्टीप्लाई करके। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। सो आज मैंने जस्ट बेसिक की टर्म रखी, बेसिक टर्म्स की नॉलेज के लिए क्लास रखी है, फिर हम जब हमारे थोड़ा कैच कर लोगे इन सब चीज़ों को फिर हम न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। अब ये फार्मेसी एंड मेडिसिन में यूज होता है, जैसे 0.9% सलीन सोल्यूशन। सलीन सोल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्टी वाटर का जो इंजेक्शन सैलिन का देते हैं, है ना, सो उसमें 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड रहता है, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml का सोल्यूशन है, वाटर नहीं है। अब इसमें से अगर आपको निकालना होगा कितना पानी डाला है, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डन। तो ये तो बहुत बेसिक टर्म्स है, ठीक है। इससे बोलोगे मैम आगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, 11th क्लास में भी, कि भाई आप ना डर जाते हो कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज़्यादा डर जाते हो, फिजिक्स में इतने न्यूमेरिकल करने वाले हो, एंड मैथ्स में तो इतनी लंबी लंबी डेरिवेशंस करते हो, तो थोड़ा बहुत जब केमिस्ट्री में आता है, आप तो मैथ बैकग्राउंड से हो, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm भी कह देते हैं। अब इसका यूज क्या रहता है, और यहाँ पे मैंने 10 लिखा है क्योंकि मुझे आपसे पूछना था मिलियन में कितनी जीरो होती है। 1 मिलियन कितने होते हैं, 1 मिलियन व्यूज आ गए किसी वीडियो पे, है ना, या 10 मिलियन आ गए, तो पता भी है एक्चुअल में वहाँ पे कितनी जीरोज रहती हैं। सो पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर क्या काम है इस चीज़ का, अब यहाँ पर क्या काम है, जैसे सपोज करो किसी की डेथ हो गई है, किसी का मर्डर हो गया, और वो मर्डर हुआ है किसी जहर की वजह से, बट अब बॉडी तो इतनी बड़ी है और जो जहर है वो तो बहुत ही मिलीग्राम्स में लिया, बॉडी के कंपैरेटिवली उसका वो बहुत ही कम अमाउंट है, जिसे हम कह देते हैं ट्रेस अमाउंट, कि वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है। या किसी वाटर बॉडी में किसी फैक्ट्री ने डंप कर दी बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें एक हार्मफुल केमिकल भी था, तो वो हार्मफुल केमिकल तो बहुत थोड़ा होगा। और वाटर बॉडी तो काफ़ी बड़ी है, एक पॉन्ड है, एक रिवर है, गंगा है। अब गंगा तो इतनी बड़ी रिवर है, कितना ज़्यादा पानी है, बट उसमें कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स हैं वो सिर्फ ट्रेसेस अमाउंट में है। या कई बार जो
प्लेयर्स हैं वो कोई ना कोई ड्रग ले लेते हैं, है ना, तो वो ड्रग भी काफ़ी ट्रेसेस अमाउंट में रहते हैं, तो उसको हम फिर ppm में मेजर करते हैं। फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, बट 10⁻⁶ रहता है मिलियन के लिए, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन क्या आता है, इसका क्वेश्चन कभी नहीं आता, जब मतलब जितना मैंने पढ़ाया या मैंने पढ़ा है कभी इसका क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर आना हो तो वो यही पूछते हैं कि जब ट्रेसेस अमाउंट में कुछ हो तो हमारे पास कौन सी स्केल, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब यहाँ पर मेंशन भी है कोई ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ओके अब जो ऑक्सीजन है हमारे पानी में, जैसे 1 लीटर ऑफ सी वाटर है, उसमें कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, 6 × 10⁻⁻3, कितनी कम ऑक्सीजन, फिर भी वो जो है एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। ब्यूटी ऑफ नेचर, है ना, नेचर में हमने केमिस्ट्री ढूंढ ली है। अब एक और ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको अभी गर्मी आए, आप कौन सा पानी पीते हो? मैं तो ठंडा पानी पी लेती हूँ, है ना। कुछ लोग जो काफ़ी फिटनेस फ्रीक हैं वो हमेशा गर्म पानी पीते हैं, है ना, कि थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर या थोड़ा सा गुनगुना सा पानी या कुछ कॉमन वाटर भी पीते हो। तो आपको क्या लगता है जो फिशेस हैं वो कौन से पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर में? सिली क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री का इसमें आंसर है, ठीक है। सो आपको सोचना है, आंसर मिलेगा, आई विल गिव यू द आंसर, बट सोचो इसके बारे में, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अब ये है एक्चुअल थिंग जो इस चैप्टर में काम आने वाली है। अब इसको ऐसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, जैसे ppm को एक्सप्लेन कर दिया या मेडिसिन की एग्जांपल दे दी, ये आपको एज इट इज याद करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है मोल फ्रैक्शन, इसे हम डिनोट करते हैं x। सपोज 2 कंपोनेंट थे, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट को मैंने ले लिया है A एंड सॉल्वेंट को मैंने ले लिया B, तो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो जब मुझे A की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जिसको मैं XA लिख लूँ, सो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, जिसको मैं क्या कहती हूँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फॉर्मूला बार बार जो भी डेरिवेशन करने वाले हैं इस चैप्टर में, उनमें ये बार बार यूज होने वाला है, ठीक है। सो इसको याद रख लेना, समझ लेना है। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास बाय मोलर मास। Na किसके इक्वल होगा, मास ऑफ A बाय मोलर मास ऑफ A। तो ये फॉर्मूलाज आप 11th क्लास में सीख लेते हो, जिसको नहीं पता लिख लीजिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट, अब एक और चीज़ है, सपोज इसकी मोल फ्रैक्शन क्या हुई, XA, सॉल्वेंट की क्या हुई, XB। तो जो दोनों का सम होगा ना, दोनों का सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, हमेशा 1 के इक्वल है। तो इसकी कन्वीनियंस क्या है, इसका यूज़ ये है, एग्जाम में आपको उन्होंने बोल दिया x की वैल्यू निकालो A की, ठीक है, हर जगह पर x की वैल्यू निकालने के लिए बोल देते हैं, है ना, बट यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो अगर इसकी वैल्यू आपने 0.4 निकाल दी है, आपको फिर दोबारा से ये कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि XB फिर कितना होगा, 0.6। तो अगर कई बार कैलकुलेशन में गलती कर देते हो तो ये बता देता कि 1 के इक्वल नहीं आ रहा, कहीं गलती कर दी है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। करेंगे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं इस पे। ये है हीरो ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स, लो की रहता है बट हीरो। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और ये क्या रहती है, डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये कितना वाटर, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट कौन सा होगा, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। मैं रिपीट इसीलिए करती हूँ क्योंकि बार बार सुन के चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर तो वो लीटर में है तो कुछ भी नहीं करना, अगर वो मिलीलीटर में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं बताती हूँ ये क्यों इसका सारी कंसंट्रेशन टर्म्स का हीरो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेबॉर्ट्रीज़ में।
11th में पूछती हूँ, हर क्लास में पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है जो हमारे लेबॉर्ट्रीज़ में क्या करते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक लेबॉर्ट्रीज़ में हो ना, टीचर जब ग्रेजुएशन को बच्चों को भी इस सब में कमी, लाइक उनको समझ नहीं आया होता, उनको कमी समझ आती है जब टीचर कुछ बोलते हैं उन्हें ग्रेजुएशन में जाकर। तो जैसे मेरे टाइम पे भी हुआ है ये, टीचर ने मुझे बोला जाओ सुमन 10 मोलर NaOH सोल्यूशन बना के लाओ। अगर मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं है तो मुझे क्या पता, एंड वो टीचर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, मैंने नीट क्लियर करके मैं वहाँ पर बैठी हूँ, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। आप जेई के एस्पिरेंट्स हो, आपसे बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करी जाती हैं कि इसको तो बहुत ज़्यादा आता होगा, है ना। बट अगर आपको यही नहीं पता कि टीचर ने 10 मोलर NaOH बोला है, सो इसका मतलब क्या है, मतलब समझ में आ गया, थ्योरी रट ली, बट यही नहीं पता कि इसमें करना क्या है, तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या रहता है, टीचर ने क्या बोला, 10 मोलर का मतलब क्या है, मोलैरिटी आपको 10 मोलर दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, 10 मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ वाटर। जब सोल्यूशन बोल दिया ना, जब सोल्यूशन टर्म आ गई केमिस्ट्री में, पानी ही डाला है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो, ठीक है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सो पानी ही डाला है। तो इस फॉर्मूला में मुझे क्या पता चला है, 10 मोलर का मतलब क्या है, 10 मोल्स ऑफ NaOH को मैंने डिसॉल्व करा है 1 लीटर पानी में, तब मेरे पास 10 मोलर सोल्यूशन बना है, ठीक है। अब वो कैसे मैंने बनाया है, अब मेरे पास 10 मोल आ गए और मुझे मोल्स का फॉर्मूला क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास, इसीलिए मैं स्मॉल m नहीं ले रही थी वहाँ पे मास परसेंटेज में, ठीक है। मास मुझे नहीं पता, बट NaOH का मोलर मास क्या रहता है, NaOH का मोलर मास कैसे निकालते हो, 23 + 16 + 1, ओके, ये कितना हो गया 40, सो 40 ग्राम। मास मुझे नहीं पता, बट मोल्स मुझे पता है 10 मोल, सो मुझे 10 को 40 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है, सो मेरे पास क्या आया 400 ग्राम। तो जब मैंने 400 ग्राम को 1 लीटर में मिक्स करा है, तब मेरे पास 10 मोलर NaOH सोल्यूशन बना है। समझ में आई, ऐसे चीज़ें याद रख। तो जब मुझे टीचर ने बोल दिया सुमन जाओ 10 मोलर NaOH सोल्यूशन बना के लाओ, मैं क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है 400 ग्राम, केमिस्ट्री में तो 4-5 ग्राम ही लेते हैं, तो इसीलिए हमेशा वो 0.1 मोलर बोलते हैं। चलो अगर मैं ये भी बना रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, 400 ग्राम ऑफ NaOH लूँगी, उसको पहले पानी में घोलूँगी जितना डिज़ोल्व हो सकता है, जब वो डिज़ोल्व हो गया फिर उसको भर दूँगी कितना, 1 लीटर तक। सो ये है मोलैरिटी। अब जब हमने बात करी थी कि शुगर सिरप जो है वो कितना डिल्यूट है, कितना वो कंसनट्रेटेड है, वो यहाँ से पता चलता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में जब कहते हैं कि एसिड है वो बहुत कंसनट्रेटेड है, हाथ पे गिरेगा वहाँ तक जलाएगा जब तक बोन तक नहीं पहुँच जाता, HF जो है अगर वो हाथ पे गिरेगा। मूवीज़ देखी हैं आपने, सर्वाइवर्स जो अटैकर्स होते हैं, एसिड अटैक जिनके ऊपर हो जाता है, तो वेरी हार्मफुल। तो लेबॉर्ट्री में तो यूज़ करना ही है, तो वो कैसे करते हैं, इनको डिल्यूट करके। सो अगर मैं आपसे पूछूं, एक है मेरे पास 1 मोलर HCl 0.1 मोलर, एक है मेरे पास 17 मोलर HCl, तो कौन सा ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, दिस वन। लेबॉर्ट्रीज में मोस्टली अगर कंसनट्रेटेड पड़ा है H2SO4 वो 17 मोलर देते हैं, H2SO4 HCl नहीं, तो वो 17 रहता है। तो इनमें से ज़्यादा कंसनट्रेट कौन सा है, जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा, उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड। तो हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपकी प्रोफेसर हूँ, आपके कॉलेज में IIT में किसी ने आपको बोल दिया कि जाओ 0.1 मोलर HCl बनाकर लाओ, आपको पता होना चाहिए 0.1 मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर, योर वर्क इज डन, ठीक है। सो ये बातें समझी जाती हैं, रटी नहीं जाती, ठीक है। सेल्फ स्टडी करते टाइम इन चीज़ों को दिमाग में रखोगे, यू विल क्रैक द एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट, अब मोलैरिटी क्या आ गई भाई, इतने सारे फॉर्मूलाज मैम कब ख़त्म होंगे, है ना, हो जाएंगे, ये सेकंड लास्ट है। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी अब इसको डिनोट हम किससे करते हैं, स्मॉल m से, इसको भी स्मॉल m से करते हैं, मास को भी स्मॉल m से करते हैं। मोलैरिटी में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सल्यूट, तो ये तो मोलैरिटी जैसा हो गया, ये तो मोलैरिटी जैसा हो गया, बट अब नीचे क्या है, मास, यहां पे लिखा भी होगा पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1 kg। अगर केजी में है तो ठीक है, कुछ नहीं करना, अगर केजी ग्राम्स में दिया है जैसे 500 ग्राम, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। बैक करके सुन लो मैंने क्या बोला, अगर, दोबारा बोल देती हूँ, अगर किलोग्राम में दिया है तो कुछ नहीं करना, अगर ग्राम्स में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट कन्वर्जन, जो हम 11th क्लास के फर्स्ट लेक्चर में करते हैं, वो भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मास लिया, वहाँ पर क्या था, क्या था, जल्दी से सोचो, दिमाग वहाँ पर लेके जाओ, मोलैरिटी में क्या था, वहाँ पर वॉल्यूम थी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास मास है। तो अब मुझे बताओ, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी अगर मुझे चूज़ करना हो, विच वन इज़ बेटर, आपको क्या अच्छा लगा, पर्सनल चॉइस नहीं है। अगर मुझे एक्सपेरिमेंट लेवल तक लेबॉर्ट्री में काम करना है तो मुझे कंसंट्रेशन मोलैलिटी की टर्म में लेनी चाहिए या मुझे मोलैरिटी की टर्म में, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ फॉर्मूलाज पे। अब कौन सी चीज़ है जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आती है, वो आती है मेरे पास मोलैरिटी के फॉर्मूला में। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वाटर नहीं कहते, सोल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम है, अब थोड़ी सी गर्मी हुई, अब दिल्ली में टेम्परेचर 40 है, बेंगलोर में टेम्परेचर 25 के अराउंड है, आप रशिया में चले जाओ वहाँ पे माइनस में चला जाएगा, किसी चले जाओ डेजर्ट में चले जाओ वहाँ पे टेम्परेचर 45 के अबव है। तो एक्सपेरिमेंट की रीडिंग सबकी डिफरेंट आएंगी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो एवेपोरेट कर जाती है ना चीज़ें, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, बट मास जो है, जो आप मास ले रहे हो वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मास चेंज नहीं होता, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है। सो मोलैरिटी इज़ बेटर, दो पर्सनली मुझे मोलैरिटी अच्छी लगती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मोलैरिटी है दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी नहीं है। अगर बहुत ही ईजी और लक बहुत अच्छा हो ना आपका, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना, वो ये भी पूछ लेते हैं, सीईटी वगैरह के एग्जाम अगर आप दोगे, भाई देखो, हाँ आप देते हो, जेई आपका फोकस है, बट आपको बाकी सारे एग्जाम्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है, कि आपको बहुत सारे एग्जाम अगर हैं, सीईटी का एग्जाम जैसे रहता है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स रहते हैं, ट्राई टू क्रैक देम एज वेल, क्योंकि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वहाँ तक तो कर ही लोगे, तो उनमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब मोलैरिटी में क्या है, मोल, तो मोल ही रहेगा ऊपर, बट यूनिट देख रहे हैं, मोल डिवाइडेड बाई लीटर, मोल बाई लीटर, ये मोलैरिटी की यूनिट है। बट यहाँ पर किलोग्राम है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, मोल पर किलोग्राम। ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो ये मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का डिफरेंस इज़ वेरी क्रूशियल एंड समझ में आनी चाहिए। तो आप सोचो अभी कि हर चीज़, हर एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन काम तो नहीं आएगी, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, वहाँ पर हमेशा हमारे पास क्या रहता है, ये वैसे फैक्ट बता रही हूँ, आइडियल टेम्परेचर प्रेशर लेते हैं, तो मतलब वो कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन। तो अगर हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर मैं या आप किसी जगह पर कर रहे हैं, हमारा फोकस क्या रहता है, अगर गर्मी है तो ठंडी जगह चले जाओ, ठंड रखो वहाँ पर, 25 तक लेके जाओ। अगर वो चीज़ बहुत ही सर्दियाँ हैं, 12-13 डिग्री टेम्परेचर है ना, तो आप उसको हीट करो थोड़ा सा, ताकि वो 25 तक पहुँच जाए, ठीक है। सो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। समझ में आ रही हैं चीज़ें? आई होप दिस पार्ट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट अगर इनको इंटरेस्ट से पढ़ते हो, ठीक है। अब ये लास्ट है, नॉर्मेलिटी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये आउटडेटेड है, ये अभी यूज़ भी नहीं होता, कोई यूज़ नहीं करता इसको, ठीक है, बहुत कम। इसमें क्या है, इसकी आप एन से डिनोट करते हो और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बाकी सब मोलैरिटी का फॉर्मूला है ये, बट बस यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या रहते हैं, ये रहते हैं इक्वल टू नंबर, जो इनका मास रहता है किसी भी सब कंपाउंड का, सल्यूट का, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ओके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स।
के लिए जब इनका मास निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास जब निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास, तो वो कैसे निकालते हैं? जो उनका एक्चुअल मास रहता है डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर समझते हैं कि n फैक्टर क्या होता है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, n फैक्टर समझते हैं। जैसे कि मेरे पास 3 तरह के केसेस आते हैं, घबराना नहीं है, समझना है चीज़ों को। स्लाइड पे लिखा हुआ आप नोट भी कर सकते हो। जैसे कोई रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर n क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, इधर उधर गए हैं, वो होगा कई बार n फैक्टर। अगर आप किसी एसिड बेस रिएक्शन को देख रहे हो तो कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस हुए हैं, वो रहता है n फैक्टर। जैसे NaOH में क्या है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो एक ही OH नेगेटिव है, सो 1। H2SO4 में Na ये कितना फैक्टर है, 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास पता कितना रहता है? H2SO4 का मास कितना है? जिसको नहीं पता कैलकुलेट कर लीजिएगा, 98 ग्राम। तो n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है, सो 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ा, तो ये हम यूज करते हैं 49 ग्राम। तो इसका हम वेट यूज करते हैं, इक्विवेलेंट वेट 49 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 2 है। अगर वो एक है HCl के केस में, NaOH के केस में, तो आप 1 ही यूज करते हो। समटाइम्स आप मेटल के टाइन आयन के ऊपर भी कर सकते हो, अगर ये ऐसा केस आ जाए। तो एल्यूमिनियम का n फैक्टर क्या रहेगा? एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव, बट यहाँ पर मीडियम के 2 एटम है, सो टोटल n फैक्टर क्या होगा, 3 जो उसके ऊपर चार्ज है मल्टीप्लाई बाय कितने मेटल एटम्स हैं, 6। तो इसका n फैक्टर है 6। तो फिर आपको एल्यूमिनियम का मास नीचे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन आपको एक सॉल्ट दे रखा है, आपको एसिड या बेस दे रखा है, या आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखा है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है, तो उसके बेस पे करते हो। कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, तभी मुझे ये अच्छा नहीं लगता है ना। होता है भाई, टीचर्स के भी कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं, कुछ नहीं अच्छे लगते। सो पूरा टॉपिक अच्छा है, मोलैरिटी बहुत अच्छे हैं, ये थोड़े से अजीब हैं। ओके, सो इसके साथ ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। हमने एक और लेवल पार कर लिया है इस चैप्टर की गेम का, एंड आगे चीज़ें आसान होने वाली हैं। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आसान होने वाली हैं, बट हाँ इंटरेस्टिंग ज़रूर होने वाली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सोल्यूशन का चैप्टर है, तो सॉल्युबिलिटी आएगी। अब मैंने पहले एग्जांपल दी थी जब क्लास स्टार्ट ही करी है कि जो NaOH है वो NaCl है, कॉमन सॉल्ट, वो पानी में काफ़ी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है ना। शुगर जो है उसको टाइम लगता है डिज़ोल्व होने में, राइट। शुगर को ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। शायद अगर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखो, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, स्पेसिफाइड टेम्परेचर जो लिखा है ना, अगर ये लाइन में से सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन गलत है, वो मैं बताऊंगी क्यों। अब सपोज करो NaCl अगर ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है ना, मतलब पानी में 25 ग्राम में 100 ग्राम में ले रहे हैं पानी, तो 25 ग्राम NaCl हो सकता है, बट शुगर सिर्फ 10 ग्राम हो सकती है। तो सॉल्युबिलिटी शुगर की कम है पानी में, बट सॉल्ट की ज़्यादा है। अब समझ में आ गई ये सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा। अब एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी यही तो हो रही है, आपने एक सॉल्वेंट सल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, सोल्यूशन आ गया, राइट, कलर चेंज हो गया। अब भाई आपको क्या लगता है, मैम ने बोला 1 चम्मच डाल दो चीनी का, 1 चम्मच सॉल्ट का डाल दो। अब जाओ किचन में, मम्मी डांटेंगी, बट उसको कब तक डालते जाओगे? क्या आप डालते गए सल्यूट में, सॉल्वेंट में सल्यूट मिक्स करते गए, 10 चम्मच डाल दिए, 20 चम्मच डाल दिए, क्या घुलता रहेगा वो? क्या वो डिज़ोल्व होता रहेगा? नहीं होगा ना। पता है क्या होगा, चीनी पानी में घोलते जाओ, वो नहीं होगी डिज़ोल्व, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। उस लेवल को हम कहते हैं कि अब इसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, 1 घंटा क्लास चल रही है, ठीक है, 40 मिनट की क्लास चल गई, 1 घंटा चल गई, 1.5 घंटा चल गई, एक लेवल पे आगे दिमाग में बातें जानी बंद हो जाएंगी। एक टाइम पे मुझसे भी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपका और मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे ही इन चीज़ों का भी सैचुरेशन पॉइंट आता है। तो मतलब अगर पानी में मेरे पास
20 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है। 20 ग्राम सॉल्ट इज गेटिंग डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब जब मैंने 25 कर दिया ना, 25 ग्राम, 5 ग्राम ज़्यादा डाल दिया, 20 से ऊपर तो नहीं जा सकता, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। ये सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट। अब 25 कर दिया, 5 ग्राम ज़्यादा हो गया, 5 ग्राम ज़्यादा हो गया मतलब अब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। तो इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट कब? जब इसकी मैंने चेंज नहीं करी वैल्यू, 100 ग्राम से 150 नहीं कर दिया मैंने। टेम्परेचर ये 25 डिग्री पे हो रहा था, मैंने नहीं चेंज करा, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड है। बट अगर 20 से कम है, 10 और 15 ग्राम ही है अभी तो और भी सॉल्ट डाल सकते हो, उसको हम कहते हैं, अब सॉल्युबल और हो सकता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो समझ में आया अनसैचुरेटेड कि अभी आपकी कैपेसिटी है, अभी थोड़ा और भर सकते हो, है ना। बट सैचुरेशन मैम नहीं, वी आर डन नाउ, प्लीज़ आज मत करवाइए और, ठीक है। तो वो सीन हो गया। एंड अगर बोले तो इसको स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो मैंने यहाँ पे 100 लिखा, स्पेसिफाइड टेम्परेचर भी लिखा कि 25 डिग्री पे हो रहा है। अब इसको कैसे समझते हैं? सॉल्युबिलिटी कि कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। बट ये चीज़ें समझ में आ गई। अब एक और चीज़ आती है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो हम बताएंगे, करेंगे बात उसके बारे में। आपको बताना है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होंगे, ठीक है। उसके पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। मैंने क्या बोला? पानी में सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो रहा है, ऑयल नहीं डिज़ोल्व हो रहा, ऑयल वाटर में मिक्स नहीं हो रहा। क्यों भाई? ऑयल एक अलग से लेयर बना रहा है। बच्चे मेरे को बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे मैम डेंसिटी की वजह से हो रहा है। भाई केमिस्ट्री जेई लेवल की डेंसिटी बच्चों को पढ़ाते हैं, आप क्या रीज़न क्या है? मेरे दोस्त, अगर मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, उनमें से मेरे दोस्त सिर्फ 3-4 ही क्यों हैं? 10 बच्चे ही मेरे दोस्त क्यों हैं? एटलीस्ट एक आधा स्टूडेंट तो होगा जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती। आपके भी होंगे, ग्रुप बना लेते हो कि ये ग्रुप हमारा, ये ग्रुप हमारा, ऑपोजिट ग्रुप है ना, उससे बात नहीं करोगे। तो आपकी बात क्यों नहीं हो रही उनसे? और आपकी अपने जो ग्रुप वाले बच्चों से क्यों बातचीत हो रही है? क्योंकि उनके इंटरेस्ट आपसे मैच करते हैं। शायद आपको भी फुटबॉल खेलना पसंद है, आपके बेस्ट फ्रेंड को भी फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, आपको भी पबजी में बड़ा मज़ा आता है, उसको भी। आप दोनों को खीर अच्छी लगती है खाने में, लाइक नेचर उनका, आपको अच्छा इंटरेस्ट सेम है। बट सपोज मुझे किसी की दोस्त बनना है, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ, वो किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और हम दोनों डेली उस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं, तो नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा ना। सो वो मेरा फ्रेंड नहीं बनेगा। सो ये केमिस्ट्री का एक लॉ है, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक क्या कहता है कि जब उन्हीं के साथ हमारी मित्रता होगी जिनके साथ हमारे जो दिलचस्पियां हैं वो मैच कर रही हैं, ठीक है, जिनके साथ हमारे इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, ओनली विद देम वी विल मैच। तो इसीलिए सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट में क्या है? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, वाटर में क्या है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दोनों में आयन्स है। तो आयन के साथ इंट्रैक्शन होता है, बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। बट इधर ऑयल में होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, वाटर में होती है, वाटर में भी कोवलेंट है, बट इसमें ना आयन्स बन जाते हैं, बट इसमें आयन्स नहीं बनते, तो वो मिलते ही नहीं है, ठीक है, कि नहीं हम नहीं करेंगे। सो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है इस चीज़ पे भी, लाइक इंट्रैक्शंस पे। लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। आई होप समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल, है ना। अब मैं क्या बता रही थी आपको, एक पहले चीज़ कि मैंने टेम्परेचर स्पेसिफाई क्यों करा। मैंने वॉल्यूम, मैंने बोला सॉल्यूट का भी अमाउंट, सॉल्वेंट का भी अमाउंट स्पेसिफिक रहना चाहिए। क्यों? घर में चाय बनाकर दी मम्मी ने आपको चीनी कम लगी, आपकी मम्मी ने क्या करा? मम्मी चीनी कम है, चीनी आपने चम्मच से मिक्स कर दी, मम्मी 1 चम्मच भर के लाई, डाल दी। अब चाय का कप तो छोटा है, उसकी वॉल्यूम तो वही 20 ml हो सपोज, तो आपने मम्मी ने शुगर का चम्मच डाल दिया, 3-4 ग्राम शुगर डाल दी, तो वो तो अब मिक्स नहीं हो रही,
क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भैया उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब जितना आपने वॉल्यूम कप का इतना सा है साइज, कप का साइज ही छोटा है, उसमें सिर्फ इतनी एक आपने स्पून भर के शुगर आप उसमें डाल रहे हो, उसमें नहीं आ रहा, उसकी लिमिट आ चुकी है, सैचुरेटेड हो चुका है उसका सीन। बट अब मम्मी ने क्या करा, अब मम्मी उस शुगर वाली जो आपका कप था उसको लेकर गई, किचन में गई, बर्तन में डाला, गरम कर दिया। अब गरम करने पे सारी चीनी घुल गई, चाय मीठी हो गई, काम हो गया। वो तो बचपन से ये चीज़ें करती आई हैं। मेरे पापा को डायबिटीज़ था, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए अलग से चाय बनती है, वो फीकी चाय पीते हैं। तो मम्मी यही तो करती हैं, उनके लिए पहले फीकी चाय बनाती हैं, फिर बाकियों के लिए शुगर डाल के उनको फिर से दोबारा से उबाल देती हैं, है ना। उबाल देती हैं या गर्म कर देती हैं। वो क्या कर रही हैं? वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट, प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है जब सॉलिड है? अब सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड भी, तो प्रेशर का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मैंने उसकी जो डेफिनेशन लिखी सॉल्युबिलिटी में, तो मैंने प्रेशर मेंशन करा नहीं करा। अब यहाँ पर अगर इसमें डिसॉल्व नहीं हो रही थी, मैं चाय ज़्यादा डाल देती, उसका अमाउंट बढ़ा देती, तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है सॉल्वेंट की। ओके, सो इस चीज़ को भी याद रखना है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना टेम्परेचर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, बट इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ओके, इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक डेल्टा एच सोल्यूशन लिखा है, ये हम यहीं पे स्टॉप कर लो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास के टॉपिक में पढ़ाऊंगी कैसे ये इफेक्ट होती है, ठीक है। इससे रिलेट नहीं कर रही, डन। अब बट ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ सॉलिड ही डिज़ोल्व कर सकते हैं। अब बात आती है गैसेस को डिज़ोल्व करना है लिक्विड में। अब उसकी एग्जाम्पल कहाँ पर आएगी? जैसे आप सोचो पानी में ऑक्सीजन घुली है। अब आप एग्जाम्पल एक और चीज़ की लो जिसकी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स की। जी हाँ, बहुत बच्चों ने कमेंट कर भी दिया होगा। तो बट क्या चीज़ आती है, कोल्ड ड्रिंक को जब आप खोलते हो ना, ढक्कन जैसे ही खोला, गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस होती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो कोल्ड ड्रिंक में मिक्स रहती है ना। तो कोल्ड ड्रिंक में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोनेटेड वाटर होता है। तो गैस इन लिक्विड, तो ये सोल्यूशन ही तो है। आपको जब गैस डिसॉल्व हो रखी है कोल्ड ड्रिंक में, तो आपको दिख रही है कि कहाँ पर गैस है। वो बबल्स तो हैं, बट पीते टाइम थोड़ी कि अच्छा अब मैंने थोड़ी सी गैस को टेस्ट करा, अब मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करा, ऐसा नहीं होता। सो ये सोल्यूशन होता है गैसेस इन लिक्विड का। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पॉइंट जो लिखे हैं, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते ही गैस बाहर क्यों आ गई? क्यों आई बाहर? क्योंकि आपने प्रेशर कम कर दिया। वो बहुत ही हाई प्रेशर पे बंद थी। जब बंद थी कोल्ड ड्रिंक में पूरी घुली हुई थी गैस, बट जैसे ही आपने बॉटल खोली सारी गैस बाहर। तो इसका मतलब इंक्रीज करने पे प्रेशर, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। जैसे ही आपने प्रेशर डिक्रीज करा, ढक्कन खोल दिया, गैस बाहर आ गई क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो गई। बट अगर मैं इस चीज़ को समझूं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहता है, इक्विलिब्रियम पे है, तो इस चीज़ को रीड करो अब ध्यान से। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम द गैस कंसेंट्रेशन ओवर द सोल्यूशन इंक्रीजेस। गैस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर गई। अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ये रिएक्शन फॉरवर्ड कंडीशन में जाएगा एंड उसी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम ली चार्टलियर प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, बट लॉजिकली ये कोल्ड ड्रिंक के एग्जाम्पल से समझना आसान है, ठीक है। तो हमारे पास अगर टेम्परेचर की बात करूं, अब ये मैंने एक चीज़ बताई थी, कई बार तो ये भी होता है ना, ये भी हुआ होगा बहुत लोगों के साथ, हो जाता है। मेरे पास परसों ही हुआ था, ये मेरे बेड पे पूरा गिर गया था। चलो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना हेनरी नाम का साइंटिस्ट आया। हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी, एक लॉ दिया, जिसमें उसने क्या बताया। अब मेरी एग्जांपल समझ में आई थी ना, ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल वाली। अब इस चीज़ को सोचो, इस चीज़ को रीड करना, समझ में आएंगी चीज़ें। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, एक गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन।
किसी गैस की सॉलिबिलिटी इन अ लिक्विड किस चीज पे डिपेंड करती है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है ओवर द सरफेस। समझ में आया? अब इसका एक्सप्रेशन मेरे पास क्या रहता है, इसका एक्सप्रेशन रहता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और पार्शियल प्रेशर जो है वो किस चीज पे, सॉलिबिलिटी। अब कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ वो तो एक कंसेंट्रेशन टर्म है ना, तो कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म है यहाँ पर जो मैंने सारी लिखवाई है, सोचो, दिख जाओ उस चीज़ पे, लिखा होगा साथ के साथ में, एनसीईआरटी बुक साथ में रखा करो ताकि आंसर कर पाओ। तो यहाँ पर KH लिखा है, तो व्हाट इज दिस KH। अब ये इस पे भी आते हैं, बट यहाँ पर ये जो है X दैट इज मोल फ्रैक्शन, जो कि दिखाती है सॉलिबिलिटी, ये दिखाती है सॉलिबिलिटी, राइट। अब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा KH, जिसे हम कह देते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट हम इसे कहते हैं, ये पार्शियल प्रेशर है गैस का, ये मोल फ्रैक्शन है, और ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। और ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये नेचर पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी गैस है, गैस के नेचर पे, ठीक है। अब अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो इसका ना ऑपोजिट है, ओके। अब ये क्या बताता है कि जब गैस के केस में, गैस इन लिक्विड की हम एग्जांपल लेते हैं ना, तो जो सॉलिबिलिटी है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि ये तो डायरेक्टली है, अगर मैं इसको ले आऊंगी तो ये नीचे आ जाएगा, तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो गैस के केस में सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको कैसे समझना है, अब देखो इसको समझते हैं ऐसे, होल्ड ऑन, जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ब्रेक ले लेंगे, बट यहाँ पर देखो, अब सॉलिड वाले केस में तो मम्मी ने चाय गर्म कर दी तो सॉलिबिलिटी बढ़ गई थी, बट यहाँ पर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स पानी में डिजॉल्व है, जैसे ऑक्सीजन है पानी में, तो वहाँ पर अब मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। पानी के मॉलिक्यूल की तो बिल्कुल वैसे भी टेंडेंसी नहीं है टिक कर बैठने की, सॉरी गैस के मॉलिक्यूल्स की, पानी तो फिर भी ठीक है ना। तो जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा, भाग निकले वो तो भाग निकले, तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर गई। इसीलिए जो फिशेस है ना, एक्वेटिक एनिमल, वो जो गुनगुना सा पानी, अब टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज, तो उनको तो सांस लेने के लिए इनफ ऑक्सीजन नहीं मिली, तो जब गर्म पानी होता है गर्मियों में उनको दिक्कत आती है, ठीक है, दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि टेम्परेचर कम, सॉलिबिलिटी ज़्यादा। अगेन हेनरीज लॉ, एंड जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ मैंने आंसर भी दिए हैं, तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क इन अ टेलीग्राम ग्रुप, ओके, लिंक शेयर कर दिया है मैंने। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है हेनरीज लॉ की हमारी लाइफ में। इसकी एप्लीकेशन सबसे पहली जो मैंने ली थी, इसने बोला कि गैस की सॉलिबिलिटी कोल्ड ड्रिंक में क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये लॉ था, इसी ने बताया था, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन यही है कि जो गैस की जो है कंसंट्रेशन या सॉलिबिलिटी वो बढ़ रही है, तो इसी वजह से हम उसको बहुत टाइटली बंद करते हैं, और जैसे ही आपने बॉटल खोल दी उसके बाद चाहे बंद करते रहो वो गैस निकलती जाती है ना, फिर वो टेस्ट भी सेम नहीं रहता। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हेनरीज लॉस एप्लीकेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। ये वाला सीन देखा है स्कूबा डाइविंग का, कुछ बच्चों के शौक भी होंगे कि हाँ ये तो मेरी बकेट लिस्ट में है, ये चीज़ तो मुझे करनी है ना, मैं जेई क्रैक कर लूँ तो मैं जब बड़ा हो जाऊँगा मैं स्कूबा डाइविंग करूँगा, है ना, मैं स्काई डाइविंग करूँगा, या मैं पैराशूट के लिए फ्लाई करूँगा, या पैराग्लाइडिंग करने वाला हूँ। सबके कोई ना कोई शौक होंगे, है ना। सो जब ये करते हैं ना, अभी यार ये आपने सुना भी होगा, अभी सबमरीन डूबी है जो गई थी देखने टाइटैनिक को, है ना। सो दैट इज़ अ वेरी ट्रेजिक थिंग, बट मैं सोचती हूँ लोग करते क्यों ऐसी चीज़ें, है ना। पर्सनली वट इज़ माई व्यू ना, कि जो चीज़ें मेरी बॉडी को मुझे पता है कि इस चीज़ से मुझे चोट लगने वाली है, जैसे मुझे ये लगी है, तो मैं वो काम ही नहीं करती, ठीक है। मुझे पता है भाई अगर मैं पानी के नीचे इतना जा रही हूँ ना, तो बहुत कम चांसेस है कि मैं बच के बाहर आऊँगी, है ना, मैं डरती रहूँगी वहाँ पर। तो सेम चीज़ आप इतना नीचे जा रहे हो, कभी ना गूगल ओशन पे करना, गूगल अर्थ के नीचे एक ना ओशन का एक पेज आता है, वो नीचे दिखाते हैं कि अगर आप पानी के नीचे इतना गए तो क्या आपको मिलता है, इतना नीचे क्या है। तो एक लेवल जाने के बाद ना पूरा डार्क है, वहाँ तक सनलाइट ही नहीं आती, तो बहुत सारा रीजन अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है,
तो अब इसी पे आते हैं। तो कुछ लोगों को फिर भी होती रहती है, चुल मची रहती है कि चलो करना है, कुछ ना कुछ मज़े करने हैं। चलो ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट। ऐसे मैं रोक नहीं रही हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रही, बट स्टिल यहाँ पर क्या है, स्कूबा डाइविंग्स अपने पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो जब स्कूबा डाइवर्स अपने साथ एक सिलेंडर लेकर गए ऐसे, उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई थी, बट ऑक्सीजन गैस अकेली नहीं होती, उसमें कुछ ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन गैस भी होते हैं, नाइट्रोजन गैस भी होते हैं। हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन क्या था, P = KHX। तो नीचे जाते जाते प्रेशर काफ़ी इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, गैस की सॉल्युबिलिटी आपकी जो बॉडी के, अब इनहेल तो वो ऑक्सीजन भी कर रहा है, साथ में नाइट्रोजन गैस भी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि प्रेशर नीचे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। बट अब जब उसे वापस आना है, बहुत 500 मीटर नीचे चल गया, बट जब वापस ऊपर आएगा तो काफ़ी फास्ट आएगा। तो फास्ट आते प्रेशर डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये रश करने लग जाते हैं, दे स्टार्ट रशिंग आउट ऑफ दी बॉडी, है ना। सो जब ये वापस आते हैं तो वो हमारी जो नसें हैं उनमें, अब इनका साइज तो ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे नाइट्रोजन छोटी है, तो ये क्या कर जाते हैं, ये फंस जाते हैं, ये आपकी बॉडी में वहाँ पर फंस जाते हैं जहाँ से आप ब्रीथ करते हो। सो उसी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम कहते हैं बेंड्स। तो एक बेंड्स नाम की कंडीशन हो जाती है विच इज़ वेरी पेनफुल एंड इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो फिर सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन था कि आप कोई ऐसी गैस यूज़ करो जो कि पहली बात इनर्ट हो। नाइट्रोजन को क्यों यूज़ करा, क्योंकि ये इनर्ट थी, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस थी। तो हमें कोई ऐसी गैस यूज़ करनी है इसका अल्टरनेटिव जो कि इनर्ट भी हो, प्लस मेरे पास उसके साइज़ छोटे हों, ताकि जब गैस रश करके बाहर भी आए तो वो मेरी बॉडी में फंसे नहीं पाइप्स में, ठीक है। सो जो ब्रीथ करने में इशू ना हो। सो उसी वजह से अब डाइवर्स हीलियम गैस यूज़ करते हैं। अब वो नाइट्रोजन को नहीं करते, वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस यूज़ होती है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है, उसने ये हमें बताया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह पर केमिस्ट्री है, कण कण में केमिस्ट्री है। बताया भी था मैंने पहली क्लास में, कण कण में भगवान, कण कण में केमिस्ट्री। नेक्स्ट दिस वन। अभी कुछ लोगों को मैंने कुछ लोगों की एग्जांपल दी थी कि आपको मन होगा पैराग्लाइडिंग करना है, स्काई डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है। कुछ लोगों को होगा मैम ट्रैकिंग करनी है, माउंट एवरेस्ट देखना है, या हिमाचल जाना है, या उत्तराखंड जाना है, ट्रैक करना है। तो जब ट्रैकिंग करने जाते हो ना, आपको ये पता है कि जो माउंट एवरेस्ट पे ना बहुत सारी लाशें पड़ी हैं लोगों की। वाई डू दे डाई? कभी सर्च करना। एक ना मोटिवेशनल कोट भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि जिनका एक लेवल पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी, दे ऑल डाइड एट दी माउंट एवरेस्ट। तो वो भी है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ करता जाता है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो काफ़ी डिक्रीज़, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है इन द एयर वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी है ना। तो वहाँ पर अब ऑक्सीजन नहीं है, अब भाई मुझे सफोकेशन हो इस रूम में, मैं नहीं ब्रीथ कर सकती। कुछ लोगों क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं, कुछ लोग सांस नहीं आती है ना, तो वही वाला सीन हो जाता है। अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए तो रिक्वायर्ड है ना। उस वजह से क्या हो रहा है, दे स्टार्ट हैविंग नोजिया, उनको जुकाम, नोजिया, सर दर्द, नोज ब्लीडिंग, ये सब होने लग जाते हैं। फिर दे कांट इवन थिंक क्लियरली, तो दे कैन हैव दिस डिसीज एनॉक्सिया। इट्स अ कंडीशन और इट इज़ पेनफुल, इट इज़ लाइक डेडली अगर वो नहीं मिल रही उनको ऑक्सीजन। सो दैट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ, है ना। इंटरेस्टिंग। सो ये लॉ के सारे एप्लीकेशंस हैं जो अभी तक करे, कि जो फिशेस हैं वो कंफर्टेबल फील करती हैं, एंड जो नेक्स्ट एनिमल्स हैं हमारे पास, सॉरी यहाँ ये हमारे पास एनिमल्स बोल रही हूँ, बेंड्स वाली कंडीशन स्कूबा डाइवर्स की, कोल्ड ड्रिंक वाली एग्जांपल होगी, या हमारे पास ये एग्जांपल है। सो दीज ऑल एग्जांपल्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट एंड सोल्यूशंस का कंसेप्ट। समझ में आ गया? आई गेस दिस पार्ट इज टोटली क्लियर। ये सारे करने के बाद आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अब हम समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने करा। सो क्या क्या करा आज हमने? वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कि क्या होते हैं एक्चुअली सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस, फिर हमने करी उनकी कंपोनेंट्स की बात। दो कंपोनेंट है, एक तो है सॉल्यूट, एक है मेरे पास सॉल्वेंट। इसके बाद मैंने करी कंसंट्रेशन टर्म्स की बात, टाइप्स एंड कंसंट्रेशन, टाइप्स
एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म्स तो बहुत ज़्यादा हो गई मेरे पास। आपका टास्क क्या रहेगा, एटलीस्ट हर कंसंट्रेशन टर्म के 10 क्वेश्चंस करना, ठीक है। मैंने हर बार आपको क्लास में एग्जाम्पल दूंगी या बताऊंगी, जब मुझे नहीं आती थी चीज़ें तो मुझे मेरे मेंटर ने क्या बोला था उस टाइम पे, शी वॉज सच एन इंटेलिजेंट लेडी। मैंने बोला मैम मुझे फिजिक्स में बड़ी दिक्कत आती है इस टॉपिक में। शी सेड सुमन तूने 200 क्वेश्चन सॉल्व करे? आई सेड नो मैम मैंने नहीं करे, सर ने नहीं दिए। बोलती सर ने नहीं दिए, तूने करे? आई सेड नो मैम मैंने नहीं करे। तो शी वॉज लाइक पहले वो करके आ फिर मुझे बता के मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड दैट वॉज द की, दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि हाँ प्रैक्टिस इज द की। तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करो फिर मेरे पास आओ कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, शायद मेरे से भी ज़्यादा आ जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद हमने करी सॉल्युबिलिटी की बात। सॉल्युबिलिटी के बाद हमने बात करी है हेनरीज लॉ की, कि प्रेशर कैसे इफेक्ट कर रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, राइट। सो ये सारे जो टॉपिक हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आएगी सोल्यूशन है, बॉयल भी कर सकते हैं हम उनको। तो सोल्यूशन बॉयल कब होता है, कब हम कहते हैं कि वाटर बॉयल करने लग गया, एक वेपर प्रेशर टर्म आती है। तो आपको सोचना है और मुझे बताना है कि जब सोल्यूशन बॉयल हो रहा है तो वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ तक ये सारे पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए, कोई डाउट आता है या एनी अदर एक्टिविटी हम जो करते रहते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, उस सब के लिए प्लीज़ ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड प्लीज़ मेक नोट्स एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।